तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के BA प्रथम वर्ष के जो आपका जो है प्रश्न पत्र है प्राणी शास्त्र या जियोलॉजी का, उसके फर्स्ट पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आपके सभी विषयों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन के जो है वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। और कुछ पेपर है जो किए जा चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक कर आप आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सिर्फ एक ही क्लिक में जो है आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, BSc प्रथम वर्ष का प्राणी शास्त्र जूलॉजी का प्रश्न क्रमांक, ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक फर्स्ट है। तो चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर इसके आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको प्रोटोजोआ संघ के मुख्य लक्षण बताइए तथा इसका वर्गीकरण वर्गों का उदाहरण सहित कीजिए। इसके साथ आपको एनिलिडे संघ के मुख्य लक्षण बताइए तथा इसका वर्गीकरण वर्गों के उदाहरण सहित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का आपको वर्णन करना है। इसके बाद इसके और में ओविलिया के जीवन चक्र का आपको वर्णन करना है। आगे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फैसिलिया हिपोसिटा का जीवन चक्र का आपको वर्णन करना है। और नीचे आपको और में देखिए केंचुओं के पाचन तंत्र को आपको वर्णन करना है। साथ ही आपको देखिए चौथा, झींगा का उत्सर्जय तंत्र आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपको देखिए इसके 8वें में पाइला के श्वसन तंत्र का वर्णन आपको करना है। साथ ही देखिए इसके 5वें में आपको सितारा मछली या स्टार मछली के जल संवहनी तंत्र को समझाना है। इसके और में आपको बैलेनो ग्लासेंस के पाचन का तंत्र आपको का वर्णन करना है। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बच्चों, अब इनके आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है बच्चों। देखिए, प्रोटोजोआ प्राणी के बहुत ही सूक्ष्म एकाकोशिकी तथा अकोशिकी होते हैं। इन्हें प्राथमिक जंतु भी कहते हैं। देखिए प्राणिमगण प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आगे सुनो, आपको लिखना है। देखिए, ये साधारण सूक्ष्मतंत्री यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतु या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। आगे लिखना है। देखिए, प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। आकारिकी और क्रिया की दृष्टि से इस संघ के प्राणी की कोशिका पूर्ण होती है, अर्थात एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन इत्यादि का सभी का कार्य करती है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना, देखिए प्रोटोजोआ इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। समुद्री जल में और बंधे हुए मीठे जल में असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं। ये अकेले यानी वह समूह कॉलोनी में रहते हैं। प्रोटोजोआओं में ऊतक नहीं होता। इनकी ऊतकहीनता ही निवाह की रहने वाले कोशिका को मेटाजोआ से पृथक करती है। स्टूडेंट्स इसको आगे लिखना है आपको। देखिए, अब तक 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ ज्ञात है। सामान्य लक्षण इसके कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला, ये बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकी एवं दूर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। दूसरा लिखना है आपको, सरल एवं प्राथमिक जंतु है। इस तरीके से आगे सुनो, आपको लिखना है इसका वर्गीकरण पूछा गया था आपको। देखिए, वर्गीकरण में आपको लिखना है प्रोटोजोआ को गमन करने के आधार पर निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया। पहला आपको मैस्ट्री, गोफोरा या फिर इसको जो कसाभिक भी कहता है, इसमें थोड़ा सा वर्णन करना है आपको। इस वर्ग के प्रोटोजोआ में चाबुक सदृश या अधिक कशाभिका रहती है, जो तैरने में सहायता करती है। आगे लिखना, इस वर्ग के प्रोटोजोआ परजीवी देखिए प्राणी संभोजी तथा पादप संभोजी होते हैं। तथा दूसरा आपको देखिए सार्कोडीना, तो यह इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। इसमें आपको लिखना है ये पादप द्वारा गमन करते हैं तथा भोजन करते हैं। इनका देखिए वर्ग 1 आपका जो है वर्ग 1 इसका राइजोपोडिया। दूसरे में आपको देखिए पायरो प्लाज्मिडिया। इस तीसरे में आपको लिखना है इसका एकार्डिनोपोडिया। इसके बाद आपको तीसरे देखिए अगला है आपका देखिए स्प्रोजोआ। तो इसमें स्प्रोजोआ में आपको लिखना है इनमें कोई भी चालन अंग नहीं रहते हैं, क्योंकि इस अधिवर्ग के प्राणी परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए
देखिए ये पुष्टि के अंदर जनन करते हैं। चौथे में आपको देखना है सिलिएटा। तो सिलिएटा में आपको थोड़ा सा और वर्णन कर लेना। देखिए ये शीलिया के द्वारा अपने भोजन एवं गमन करते हैं। सिलिएटा द्विकेंद्रिकी होते हैं, जिनमें से एक दीर्घ केंद्रक एवं दूसरा लघु केंद्रक होता है। इनका संगठन बड़ा विकसित होता है। पांचवें श्रृंखला आपको लिखना है। देखिए ओपोलाइनेटा। तो ओपोलाइनेटा में आपको लिखना है। देखिए ये शिशु अवस्था में शीलिया द्वारा और वयस्क होने पर स्पर्शकों द्वारा गमन करते हैं और इन्हीं के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण प्रभावित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका इस प्रकार कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। के बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको समझाने को कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है प्लाज्मोडियम के जो जीवन चक्र में। देखिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एक जीवन चक्र 2 पोषकों को पूर्ण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ के वे परजीवी होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होता है। आगे आपको लिखना था कि प्राथमिक पोषक, ये प्राथमिक कोशक इसके जीवन चक्र में आ जाएगा। आपको इसमें लिखना है प्राथमिक कोशक। पहला पॉइंट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। इसके साथ ही कुछ अन्य कशेरुकी जीव जंतु जैसे पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी हो सकते हैं। आगे तो आपको लिखना है इसी में। देखिए क्योंकि अलैंगिक प्रजनन उच्च तापमान पर ही संभव होता है, जो कशेरुकी जीव जंतुओं में, पक्षी और सरीसृप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है इसमें द्वितीय पोषक हो जाएगा। देखिए इसमें द्वितीय पोषक, इसमें लिखना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का द्वितीय पोषक मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर में ही प्लाज्मोडियम अपना लैंगिक चक्र पूर्ण करता है। आगे आप लोग इसी में देखिए जो कि कम तापमान पर ही संभव होता है। एनाफिलिस मच्छर तापमान भी कम होता है, इसलिए द्वितीय पोषक एनाफिलिस मच्छर उपयुक्त पोषक होता है। इस तरीके से आपको उसका लिख लेना है। इसके आगे आपको प्लाज्मोडियम का थोड़ा सा वर्णन देखिए, आपको वर्गीकरण देखिए किस प्रकार होता है ये लिख लेना। देखिए प्लाज्मोडियम का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है और आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। जो इसका पहला हो जाएगा संघ जो प्रोटोजोआ से, दूसरा उपसंघ इसका प्लाज्मोड्रोमा हो जाएगा। थर्ड में आपको वर्ग तो देखिए स्पोरोजोआ आपको लिखना है। इसके बाद चौथे में आपको देखिए गण जो ऑर्डर तो हीमोस्पोरोडिया इसको कहा जाता है। देखिए इसके बाद आपको तीसरा कुल, तो कुल में आपको प्लाज्मोडाइडे लिखना है। इसके वंश में आपको प्लाज्मोडियम लिखना है। सातवां आपका जाति तो इसका वाइवेक्स हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे मलेराई या फिर जो है जैसे मलेराई फैलसिफेराम और इसका ओहेल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। के बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। चलिए देख लेते हैं पूरा उत्तर। तो देखिए आपको केंचुओं के बारे में लिखना है। तो केंचुओं, देखिए केंचुओं के शरीर में लगभग 100 से 200 जो उनके जो है आपको लिखना था उनके केंचुओं के बारे में। देखिए केंचुओं के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड होते हैं। इसके बाद शरीर के बाहरी खंडीकरण के अनुरूप भीतरी खंडीकरण भी होता है। इसके आगे के शरीर में कुछ ऐसे खंड मिलते हैं जो बाहरी रेखाओं द्वारा 2 या 3 भागों में बटे रहते हैं। इस प्रकार एक खंड 2 उपखंडों में बट जाता है। खंडों के उपखंडों में बटने वाली रेखाएं केवल बाहरी पाई जाती है, भीतर के खंड उपखंडों में विभाजित नहीं होते। केंचुओं का मुख्य शरीर के पहले खंड में पाया जाता है। यह देखने में अर्धचंद्राकार होता है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटकता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। जी आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है पहला खंड जिसमें मुख्य घिरा रहता है। देखिए घिरा रहता है परितुंड कहलाता है। शरीर में अंतिम खंड के मलदार या गुदा होती है, इसलिए इनका जो है गुदा खंड होता है। इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए वयस्क केंचुओं में 14वें से 15वें 16वें खंड एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी दीवार में ग्रंथियां भी होती है जो विशेष प्रकार के रस पैदा कर सकती है। स्टूडेंट आपको जो है वीडियो को रोक कर लिखना है इसका पूरा आंसर। आगे आपको लिखना है इनसे पैदा हुए रस अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनाते हैं। 5वें और छठे और 7वें और 8वें 9वें के बीच वाली अंतःखंडी खातों में अलग बगल छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। इनमें लैंगिक संपर्क के समय एक दूसरे केंचुओं से आकार एकत्रित हो जाते हैं। आगे आपको लिखना है 14वें
देखिए 14वें खंड के 20 एक छोटा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड में अगल बगल जन नर जन। देखिए छिद्रों तथा का एक जोड़ा होता है। इस तरीके से शुद्ध आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है इसी में। देखिए जैसा कि पहले बता चुका है कि इस खंडों के अनुरूप पट या भित्तियां होती है जो शरीर की गुहा के खंड को खंडों में बांटती है। केंचुओं के पंज देखिए पांचनांग लंबी पतली पतली दीवार वाली नली के रूप में होते हैं जो मुख से गुदा तक फैली रहती हैं। केंचुओं का केंद्रीय तंत्र स्पष्ट होता है और इसकी मुख्य तंत्रिकाएं आंतों से शरीर के प्रतिपृष्ठ भाग से होती हुई जाती है। प्रत्येक खंड में तंत्रिका फूलवर गुच्छिका बनाती है। इसके अनेक तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं। केंचुआ एक छोटा सा मस्तिष्क भी होता है। इसका आकार साधारण होता है और यह आंतों में के अगले भाग में स्थित हो रहता है। इसके आगे आपको लिखना है। इसके अलावा शरीर में कई समांतर रक्त नलिकाएं होती है। इनमें रक्त संचार करने के लिए 4 बड़ी स्पंदनशील नालिकाएं होती है। ये सिकुड़ती है और फैलती है। इससे रक्त का संचार होता रहता है। जहाँ तक प्रजनन अंगों का संबंध है, एक ही केंचुओं में दोनों लिंगों के अंग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विलिंगी कहते हैं। आगे सुन आपको लिखना है। वीडियो को जो रोककर आपको पूरा आंसर लिखना है। आगे लिखना किंतु इनमें संचेषण जो है संभव नहीं है, पर संचेषण ही होता है जो केंचुए एक दूसरे के संपर्क में आते और संसेचन जो है करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देख लेते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे का आंसर में आपको प्रोवाइड करवाया कुछ इस तरीके से। देखो इसमें आपको पाइला की आंतरिक संरचना के बारे में आपको पूछा गया था। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो है उत्तर अथवे का। तो देखिए आपको लिखना है पाइला में आंतरिक कंकाल का अभाव होता है। ये जंतु कवक के रूप में बाह्य कंकाल का स्त्रावण करते हैं। कवच के केंद्रीय अक्ष स्तंभिका के चारों ओर कुंडलित वृत्त पाए जाते हैं। सबसे छोटा और पुराना वृत्त कवच के ऊपर शिखर पर बनता है और अंतिम 2 वृत्तों के में क्रमशः पेल्टिमेट और देहव्रत में जंतु के शरीर का सबसे अधिक भाग उपस्थित होता है। आगे शुंस आपको लिखना देखिए इसी तरीके से। देहव्रत अधर सतह पर चौड़े मुख द्वारा बाहर खुलता है। मुख के चिकने किनारों को परिमुख कहते हैं। जब पाइला कवच के रूप अंदर होता है तो इसका मुख मोटी चपटी प्लेट पुच्छद या फिर प्राच्छद द्वारा बंद रहता है। इस तरीके से शुद्ध आपको आगे लिखना है। देखिए पाइला महापक्षी होता है और यह रेंडुला दांतों की सहायता से पौधों को खाता है। जी हाँ लिखना है आपको। इसकी आहार नाल एक कुंडलित नली है। गीलों और फेफड़ों दोनों के द्वारा श्वसन का दोहरा प्रबंध होने के कारण पाइला का रुधिर परिभ्रमण तंत्र अति जटिल होता है। जी हाँ आगे लिखना है। इसमें आपको इसमें देखिए इसमें हृदय आवरण हृदय धमनियाँ कोटरें और सिराएं सम्मिलित होती है। इसके रुधिर में कुछ रंगहीन ताराकार अमीबाहक भाव जो है कोशिकाएं और एक शोषक वर्ण हीमोसाइन होता है। आगे शुद्ध आपको लिखना है। इसी में देखिए इसका हृदय आवरण हृदय धमनियों कोटरों और सिराओं सम्मिलित होती है। इसके रुधिर में कुछ रंगहीन ताराकार अमीबाई कोशिकाओं और एक शोषण वर्णक हीमोसाइसिन होता है। ये इसके आगे शुद्ध आपको लिखना है। यह वर्णक प्लाज्मा में घुला होता है, इसी कारण इसके रक्त का रंग नीला होता है। इस पाइला में एक वर्ण बड़ा उत्सर्जी अंग वृक्क या वृक्कांग या बेजोनास का अंग पाया जाता है। इसका तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रिय अति विकसित होती है। आगे सुनो तो आपको लिखना देखिए पाइला लिंगाश्रयी जंतु है। नर पाइला प्रायः 2 प्रकार के शुक्राणु यूरोपाइन और ये ओलिगोपाइरिन उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से सुनो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सुन हम देख लेते हैं। के बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तारा मछली, जी हाँ तारा मछली के बारे में आपको पूछा गया। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं पूरा आंसर। तो देखिए आपको लिखना तारा मछली देखिए इको नर मेढक का अधिक अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में ही पाई जाती है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती है जो कड़े प्लेट्स की से ढकी रहता है। आगे आपको लिखना ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं होती है। डिस्क पर मध्य में उपस्थित गुदा होती है। निचली सतह पर डिस्क के मध्य में जो है गुह स्थित भुजाओं पर 2 कतारों में ट्यूब फिट होती है। प्रचलन क्रिया ट्यूबिक के द्वारा होती है तथा
पैपुली द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसकी एक प्रजाति जापानी लोग बड़े चाव से खाते हैं। जी आगे देखिए आपको तारा मछली यहाँ जिसे जो स्टारफिश कहा जाता है, जो कि इस तरीके से इसकी जो संरचना आपकी होती है इस तरीके से दिखाई देती है। आगे आपको इसमें लिखना है, देखिए स्टारफिश समुद्री कशेरुकी जीव है। उनके पास आमतौर पर एक केंद्रीय डिस्क और आमतौर पर 5 भुजाएं होती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां भुजाओं की एक बड़ी संख्या है। एबरोल का या ऊपरी सतह चिकनी दानेदार तथा चमकदार हो सकती है और अतिव्यापी प्लेटों ढकी होती है। कई प्रजातियां लाल या नारंगी रंग के विभिन्न रंगों में चमकीले रंग की होती है, जबकि अन्य नीले भूरे या भूरे रंग की होती है। तारामीन मछली एक हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा संचालित ट्यूब पैर और निचली सतह से केंद्र में एक मुंह होते हैं। वे अवसरवादी शिकार है और ज़्यादातर बैंदिक कशेरुकी पर शिकारी है। उनके जीवन चक्र जटिल और वे लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन कर सकते हैं। आगे सुन आपको लिखने, अधिकांश क्षतिग्रस्त हिस्सों या खोए हुए भुजाओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और वे रक्षा साधन के रूप में भुजाओं को बहा सकते हैं। तारामीन मछली जैसे गेरू, समुद्री तारा और रीफ, यहाँ पिस्टा पर ऑर्चोरेसस कहा जाता है, और रीफ समुद्री तारा द स्टिचस्टर ऑस्ट्रेलिस पारिस्थितिक में क्रिस्टोन प्रजाति अवधारणा के उदाहरण के रूप में व्यापक रूप से जो है जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल काउन ऑफ कॉन्ट्स तारामीन एकाउंटर जिसके एका थंस्टर प्लानी पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रवाल का एक भयावह शिकारी है और यह उत्तरी प्रशांत समुद्री स्टार को दुनिया में 100 से सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से माना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको तारा मछली के बारे में, स्टारफिश के बारे में पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर श्योर होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में क्लिक कर आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर देख सकते हैं। और साथ ही इसका जो है आपको PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया, वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा आपका जो है सारे क्वेश्चन पेपर के आपको सॉल्यूशन। साथ ही हो सकता है कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।